अमित शाह जी ने साफ शब्दों में कहा था कि यह चुनावी रैली नहीं है। जनता के बिहार की जनता के साथ हम संवाद कर रहे हैं। जो और भी कोरोना के कारण जो उत्पन्न हालात हुए, जो देखेंगे कहीं भी पूरे देश में, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, सुखाड़ हो, भूकंप हो, किसी भी, चाहे कोरोना हो, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या किसी तरह की घटना दुर्घटना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सेवा में खड़े रहते हैं। तेजस्वी जी तो अपने आरजेडी के बड़े नेता हैं, लेकिन अब क्या कहें, उनका दुर्भाग्य, उनके दल का दुर्भाग्य, क्षेत्र के जनता का दुर्भाग्य। कभी भी जब भी बिहार के लोगों के साथ कोई संकट रहा है, तेजस्वी जी हमेशा बिहार से बाहर है। आप नमस्कार, मैं रितेश मोदको। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश और दुनिया इससे जूझ रही थी, वहीं इस बीच में ये भी खबर आ रही थी कि 2020 का जो चुनाव उसमें कितनी अटकलें आ सकती हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 7 जून को वर्चुअल रैली करके ये साबित कर दिया कि जो चुनाव है वो अपने निर्धारित समय से आएगी। और इस वक्त हमारी टीम जो है भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा में पहुंची, जहां पे हमारे साथ इस खास मुलाकात में मौजूद है पिछले बार के प्रत्याशी ललन जी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और मैं आपको एक साफ तौर से एक चीज़ बता दूं कि पिछले बार जो है बीजेपी और एनडीए जो थी वो आरजेडी के खिलाफ में थी, और इस बार जो है जदयू जो है बीजेपी के साथ में। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को काफ़ी कुछ फ़ायदा होने जा रहा है बीजेपी को लेकर के। और पिछले बार ललन जी का जो वोटिंग की जो संख्या थी वो महज 6000 वोटों से इनकी हार हुई थी। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार की जो रणनीति है, क्योंकि अभी 3 महीने तक किसी भी तरह के ग्राउंड रिपोर्ट से कोई भी रैलियां नहीं होने जा रही है। जो भी होगा सिर्फ सोशल साइट्स के द्वारा अपने जनता से ये संबोधन में जुड़ेंगे और इनसे तमाम जानकारियां हम लेते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे इस खास मुलाकात में आपका सर स्वागत है। आज का सर जो सवाल है ये है कि अभी 3 महीने तक सर किसी तरह का कोई रैली नहीं होने जा रहा है, और इस बार आप जो प्रत्याशी हैं यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट है और यहाँ पर 35 से आप लीड करते हैं बीजेपी को, इस बार सर क्या चुनौती लेकर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले बार बहुत कम वोटों से आपकी हार हुई थी, इस बार सर आप बहुत मैदान में जोर शोर से उतरे हैं। काफ़ी कुछ कोरोना काल में अपने जनता को सर आपने मदद किया है, काफ़ी कुछ राशन वगैरह हर तरह से मुहैया कराया। तो क्या लगता है सर इस बार जनता वो कहाँ लेके जाएगी? ये सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का मैं पीरपैंती में स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ दर्शकों को कि अभी आपने शुरुआत में सबसे पहली बात की, उसमें आप करेक्शन कर लीजिए कि जो 7 तारीख को वर्चुअल रैली हुई, तो चुनावी रैली नहीं थी। आदरणीय अमित शाह जी ने साफ शब्दों में कहा था कि यह चुनावी रैली नहीं है। जनता के, बिहार की जनता के साथ हम संवाद कर रहे हैं। जो और भी कोरोना के कारण जो उत्पन्न हालात हुए, जो परिस्थितियां बदली हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही, इन सब बात। तो चुनावी रैली नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप जो अभी हम लोगों की बात करें चुनाव की तैयारी का, आप देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को, इसके संस्कृति को समझना पड़ेगा। हम सभी हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं। हम लोगों का है कि जनसंपर्क लगातार होना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए। जनसंवाद, जनसंपर्क हम लोगों के जो मूल में आता है। आज ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कहीं भी पूरे देश में, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, सुखाड़ हो, भूकंप हो, किसी, चाहे कोरोना हो, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या किसी तरह की घटना दुर्घटना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सेवा में खड़े रहते हैं। आप देखेंगे कि दूसरे दल के लोग जो है कि चुनाव के समय उपस्थित होते हैं, लेकिन हम जनता से, ज़मीन से जुड़ कर रहने वाले लोग हैं और हमेशा जनता के बीच, जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं, अपनी जन समस्याओं को लेकर के खड़े रहते हैं और ये रहते हैं। तो हम लोग को तो कोई ये नहीं है कि चुनावी तैयारी है, हम लोग हमेशा तैयार ही रहते हैं। देखा जाता है कि जिस तरह से कोरोना काल में आरजेडी के जो मुखिया हैं तेजस्वी यादव, वो लगातार दिल्ली जाके बैठे हुए थे और किसी भी तरह से जनता को सहायता नहीं मिली आरजेडी को। और पीरपैंती में भी सर जो विधायक हैं अभी वर्तमान में वो आरजेडी के हैं। हाँ, तो जनता काफ़ी इस बार नाखुश है, क्योंकि जितने तरह से उन्होंने वादे किए थे अपने विधानसभा में पूरे करने के लिए, कोई वादे उनके धरातल पर नहीं आए हैं। और जनता लगातार सर इससे संपर्क आपसे साध रही है और ये जानना चाह रही है जनता इस बार आप उनके सरोकार बन के आए। इसके लिए जनता को सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब तेजस्वी जी तो अपने आरजेडी के बड़े नेता हैं, लेकिन अब क्या कहें, उनका दुर्भाग्य, उनके दल का दुर्भाग्य, क्षेत्र के जनता का दुर्भाग्य। कभी भी जब भी बिहार के लोगों के साथ कोई संकट रहा है, तेजस्वी जी हमेशा बिहार से बाहर है। आप गौर कीजिए कि चमकी बुखार में तेजस्वी जी नहीं थे, पूरे कोरोना काल में तेजस्वी जी कहीं दिखे भी नहीं। आकर के जनता से किसी तरह से ये भी नहीं हुए, कभी काल 12 बजे 1 बजे रात में कभी वो जो है उनको ट्विटर के माध्यम से कभी उनको कुछ बोल देना, कर देना, लेकिन वो तेजस्वी तो कभी रहे ही नहीं रहे हैं। और जहाँ तक इनकी बात है तो विधायक जी का, तो विधायक जी की तो पूरा क्षेत्र, पूरा दुनिया जानता है। आप जाएंगे उनके पास तो पता चलेगा कि वो किस तरह से हैं। उनका जनता से कभी जुड़ाव ही नहीं रहा है।
और बड़ा दुख के साथ कहना चाहता, मैं आपको एक तरफ बात ले जाना चाहता हूँ कि विधायक का पद होता है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़ा ही स्ट्रांग जन सरोकार से जुड़ा, सीधा जुड़ा हुआ ये पद होता है। आप गौर करेंगे कि जो एक विधायक होता है वो सिर्फ विधायक नहीं है, आज वो जैसे वही सरकार भी है यहाँ की सरकार, बिहार सरकार का वो प्रतिनिधि भी है, जहाँ भी सरकार के तमाम जो है जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े जितने भी सरकारी समितियाँ हैं, सबों के वो पदेन सदस्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो ब्लॉक की जो प्रखंड समय, ये प्रखंड जो है समिति जो है प्रमुख की जो है अनुश्रवण समिति है, उसके मेंबर पदेन सदस्य हैं। जिला परिषद में जो पदेन सदस्य हैं, रोगी कल्याण समिति में हैं, जितने भी क्षेत्र में हाई स्कूल्स हैं सबके वो चेयरमैन हैं। उनके बगैर मैंने मर्जी के बगैर एक ईंट भी नहीं जोड़ा जा सकता। तो आप देखेंगे अपने उन्होंने किसी भी जिम्मेवारियों का उन्होंने पालन ही नहीं किया। और हम तो ये भी कहेंगे कि देखिए गठबंधन का खेल था और जनता ने पता नहीं किस हिसाब से उनको चुना, क्या किया, लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है राजनीति का, आप देखेंगे आजकल जो पूरा सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी सरकारी व्यवस्था डिजिटल हो चुकी है, पूरी तरह से डिजिटल है। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि पिछले बार राजनीति में नीतीश जिनके साथ थे तो उनके कहीं चेहरे पे आरजेडी को वोट ज़्यादा मिल गया, लेकिन इस बार जो है सर पासा उल्टा पड़ चुका है। बीजेपी की जितने मजबूत पार्टियां हैं वो आपके साथ है, एनडीए सर काफ़ी मजबूती से इस बार लड़ रही है, और वहीं महागठबंधन में सर टूटने को आसार दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अपने दावेदारी सीट को लेकर अलग कर रही है। वहीं राजद में भी ये सूचना आ रही है कि हो सके सर वो अकेले चुनाव लड़े 243 सीटों पर। इन सभी चीज़ों को लेकर सर आप क्या एहसास देखते हैं? देखिए गठबंधन वगैरह तो जो भी है, तो हमारा नीतीश जी के साथ गठबंधन है, पहले भी था। हम इतनी बड़ी बात हम नहीं कर सकते, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, हम नहीं हैं कि हम कह सकते हैं गठबंधन की क्या आगे क्या रहेगी। तो अभी हमारे 7 तारीख को वर्चुअल रैली में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि हम नीतीश जी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व हम चुनाव लड़ेंगे। अब पिछले बार की बात थी, अब उनका गठबंधन था और ये सब परिस्थिति पैदा हुई और लोग थोड़ा सा भूल भुलैये में चले गए। और एक भी तो आप जान लीजिए, हम भी पिछले 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं, अभी हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आए हैं। पहली बार लोग चेहरा देख कर के वोट भी दे देता है लोग, लेकिन दूसरी बार काम देख कर देता है। इस बार मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारे प्रतिद्वंदी रामविलास जी हैं, आरजेडी विधायक हैं माननीय, वो इस बार अपनी जमानत जब्त करा लें, वो अपनी जमानत भी बचा लें, यही काफ़ी है। जनता पूरी तरह से उनको उब चुकी है, हर मोर्चे पर हर जगह वो विफल हैं, चाहे बाढ़ हो। मैं आपको एक स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमने लगा कि मैं दुख में, बाढ़ में या कोरोना में हम लोग राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के जनता की सेवा करेंगे। एनडीआरएफ की टीम आई, हमने रिक्वेस्ट किया था आदरणीय डिप्टी सीएम श्री सुशील मोदी जी से कि हमारा बहुत इफेक्टेड, यहाँ 20 पंचायत इफेक्टेड है, एनडीआरएफ की टीम भेजा जाए। एनडीआरएफ की टीम से वोट आई थी एनडीआरएफ की, और उससे रिलीफ का काम हो रहा था। विधायक जी दूसरे दिन बोले कि नहीं हम इसमें जाएंगे देखने के लिए, हम रिलीफ करेंगे। और प्रशासन ने कहा आप भी रहिए। हम लोगों ने राजनीतिक भावना से ऊपर उठ करके गया, और जब हम लोग क्षेत्र 6 वोट लेकर के गए, बीडीओ साहब थे, मैंने सीओ साहब, स्थानीय पुलिस प्रशासन सब लोग थे, विधायक जी चढ़े, उनकी पूरी टीम चढ़ी। लेकिन दिन भर, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ इसको जनता सुनिए, दिन भर नौका विचार होते रहा। नौका मैंने सिर्फ चक्कर काटा गया, पिकनिक मनाया गया। उस दिन पूरे विधानसभा में जहाँ जहाँ भी वो गए, बाढ़ पीड़ित, एक गिलास पानी वो नहीं पिला पाए थे। वो कहते थे कि रिलीफ के सामान बाबूपुर देरा उतर गया है। जब हम लोग बोट से बाबूपुर जाते हैं तो बोलते हैं बाखरपुर उतर गया है, जब बाखरपुर जाते हैं तो बोलते हैं परशुरामपुर उतर। इस तरह से पूरा दिन उन्होंने बर्बाद किया। तब हमने देखा कि ये तो बहुत ही गलत है। फिर दूसरे दिन से हम लोगों ने भिक्षाटन शुरू किया और खुद से रिलीफ का काम स्टार्ट किया, समाज के सहयोग से, पार्टी के सहयोग से। और आपको पता ही है कि किस तरह से हुआ, जहाँ तक लोग सोच नहीं सकते थे उन जगहों पर गए हमारे साथ काफ़ी, हमारे साथी पार्टी के लोग, संघ के लोग काफ़ी गए। हम लोग पका हुआ भोजन लेकर के गए। हमने देखा कि लोगों को, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खांसी सर्दी बुखार है, अब 5-5 कुंटल आटे की रोटी एक दिन में बढ़ती थी, बोट में चढ़ता था। रोटी, सब्जी, चूड़ा, मैंने पूड़ी, सब्जी, सारा सामान लेकर के हम लोग जाते थे, पानी लेकर के जाते थे। देख रहे थे आप, तो देख लिया उनका चरित्र, बाढ़ में लोगों ने देख लिया। एक गिलास पानी लेकर नहीं जा पाए, वो एक गिलास पानी में नहीं जाएगा। जो बाढ़ राहत कैंप थे वहाँ भी जूता पहन के बस फोटो खिंचाने के लिए गए थे। ये स्थिति है, उनके बारे में कहने लायक ऐसी कोई बात नहीं। जैसे से देखा जाए कि 5 साल से पहले उन्होंने जो आए थे चुन करके अपने जनता के बीच में बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन जिस तरह से आपने उनकी उपलब्धियां गिनाई,
हाँ, जिस तरह से जनता इस बार निकाल रही है उनको और आपको साथ अपना सलाह कर रही है कि भाई आप इस बार विधायक बन के आए, तो आप जब बन के आएंगे विधायक, तो अपने क्षेत्र में इसमें कितनी कौन सी कमियां हैं जो आपने लिस्टिंग किया, जिसका ब्लूप्रिंट बनाया है कि उन सभी कमियों को अपने विधानसभा में पूरा करना है और एक अच्छा माहौल देना है इस विधानसभा को। आप देखिए, अभी कह नहीं सकते कि हम विधायक बन के आएंगे, हम कैसे अगर चुन के आप आते हैं तो सर कुछ तो ब्लूप्रिंट आपने बनाया होगा कि आगे जाके अपने विधानसभा में किन किन कार्यों को करना है जो कि वर्तमान विधायक नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए आप वर्तमान विधायक, देखिए कार्यों का तो सबसे बड़ी बात है कि आप जानिए विधायक के पद को, विधायक जो होता है ना, जब तक चुनाव लड़ रहे होते हैं ना, तब तक ही किसी दल के वो होते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो सरकार के पार्ट हो जाते हैं, सरकार का एक बॉडी हो जाता है, अपने क्षेत्र की वो सरकार है, उनकी सारी जिम्मेवारी। विधायक अगर चाह लेते एक परिंदा भी पर विधानसभा में नहीं मार सकता। आप बताइए कि जनता से जुड़े हुए तमाम मामले, चाहे आप देखेंगे हमारे यहाँ वो इनके लापरवाही की वजह से पेंशन का काम नहीं हो सका, जन वितरण प्रणाली का काम डिस्टर्ब है, सड़क निर्माण का काम, भवन निर्माण का काम, विद्यालयों का विकास नहीं हो सका, ब्लॉक में जो है इनका प्रखंड अनुसंधान समिति, वहाँ इनका कोई अंकुश नहीं लगा, वहाँ कोई काम नहीं दिखता। जिला अनुसंधान समिति में आपको हम बता दें कि आप बहुत कम लोग जानते हैं कि जानिए आज के माध्यम से कि विधायक जो आपके विधायक हैं, वही विधायक जो यूनिवर्सिटी में सीनेट सिंडिकेट के मेंबर भी होते हैं। उनकी जिम्मेवारी ये होती है कि यहाँ जो पढ़ रहे बच्चे होते हैं उनके समय पर एग्जाम्स लिए जाए, उनके लिए हॉस्टल में व्यवस्था की जाए, उनके जो है कि स्टाइपेंड्स की व्यवस्था की जाए, उनके जो आने जाने साधन संसाधन ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था, ये सारा चीज़ करना है। लेकिन एक विधायक ने कुछ नहीं, हम कहते हैं एक विधायक अगर अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाए, जिस उम्मीद से जनता उनको चुनती है, जिस उम्मीद से वो कहता है कि हम सेवा करने के लिए आए, हमको नहीं लगता कि समाज में किस तरह की समस्या हो पाएगी और देश का सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर हूबहू उतरेगी। आपने देखा कि अभी कोरोना में आ रहा है, 500 रुपये आने हैं जनधन खाते में, 3 महीने आ रहे हैं, कार्डधारी 1000 रुपये आने, 1000 का 1000 पहुँच रहा है। मैंने राशन कार्ड उनको, मैंने ये गैस एजेंसी में के लिए 3 महीने का गैस सिलेंडर फ्री मिलना चाहिए, वो बखूबी मिल रहा है। और आपको एक चीज़ बता दें, ये ऐसा नहीं है कि विधायक जी नहीं जानते हैं, कि विधायक जी को पता है, ये रामविलास जी को, कि हम उनका क्या क्या पावर वो सब मालूम है। लेकिन ये क्या है कि सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनको तमाम समितियों के पदेन सदस्य हैं, उनको सरकार के एक एक पैसे का हिसाब लेना था। सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रहा है, ब्लॉक में पैसे आए हैं, उनका हिसाब लेना है। अगर सड़क बन रही है, अगर कोई गैर आदमी जाता है कि भाई हम सड़क में यहाँ पर आप गलत सड़क बना रहे हो, सही मटेरियल्स नहीं डाल रहे, चिप्स नहीं डाल रहे, ये नहीं डाल रहे हो, तो उस पर ठेकेदार षड्यंत्र के तहत उस पर जो है ना वो रंगदारी का मुकदमा करवा देता है, क्योंकि उसको जिम्मेवारी नहीं है। हिसाब लेने का हक, संवैधानिक लोकतांत्रिक हक विधायक को है। लेकिन आपको बताते हैं विधायक जी को सब पता है, कहाँ क्या क्या होना है, विधायक जी को सारा पता है। लेकिन वो जो करोड़ों करोड़ रुपया आते हैं ना, उनका हिसाब लेने के बजाय अपना हिस्सा लेकर के भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ये सबसे दुख की बड़ी बात है। पब्लिक समझ नहीं रही है, उनको कुछ नहीं, उनको सब पता है, अपना हिस्सा लेकर के मगन है। अब हम नहीं कहना चाहेंगे कि आज देख लीजिए विधायक बनने के पहले वो क्या थे, आज क्या है, स्थिति देख लीजिए ना, है स्थिति देखिए कैसे है। आज क्षेत्र का विकास नहीं, उनका तो बहुत बेहतर विकास हुआ। अगर वो हिसाब लेते तो शायद जो विकास अभी उनका हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, वो विकास उनका नहीं हो पाता, क्षेत्र का विकास होता है। विधायक जी अपना विकास करने के लिए आए, क्षेत्र का विकास उनका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, आप जान लीजिए मैं बीटेक हूँ मैटी मुजफ्फरपुर से, उस समय से मैं अपने समय का अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, समाज से जुड़ा हूँ, सीमांत किसान का मैं पोता हूँ। मेरे पिताजी जॉब में थे, लेकिन मैं उनके साथ नहीं, दादाजी के साथ रहा, गांव की संस्कृति से हूँ। अच्छा खासा मेरा इंजीनियरिंग कैरियर रहा है। लेकिन हमने जीवन में तय किया कि हमको समाज सेवा करना है, हमको मेरी समाज को आगे बढ़ाना। हम जब पटना जाते थे, जब हम कोचिंग करने गए थे, लगता था हमारा गांव ऐसा क्यों नहीं है। जब हम दिल्ली जाते हैं तो हमको लगता है मेरा भागलपुर, मेरा पीरपैती ऐसा क्यों नहीं। अभी हम लोग मनोज जी के साथ गए थे, भूटान घूर करके आए हैं। वहाँ लोग घरों में ताले नहीं लगा, अंदर से छिटकी नहीं लग, भालू के डर से लगाते हैं। वहाँ सभी गरीब अमीर सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ प्राइवेट स्कूल नाम का कोई चीज़ नहीं है। सभी लोग अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराते हैं। कोई मेडिकल शॉप नहीं, पैरासीटामोल भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आज साधारण गाड़ी से लोग चलते हैं वहाँ पर, मैंने डॉक्टर्स भी साधारण गाड़ी से चलते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स के लिए एम्बुलेंस है, रेंज रोवर्स 1.5 करोड़ 2 करोड़ विदेशी गाड़ियाँ हैं पेशेंट्स के लिए चलने के लिए, ये सारा चीज़ें वहाँ ट्रैफिक सिस्टम, ईमानदारी, नेट, सारा चीज़ है। वो क्या है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि हमने देखा वो लोग देश से प्रेम करते हैं, वो देश के विकास अपना विकास करते हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को ये संस्कार में है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ऐसा कोई काम हो
जिसको करने से अगर मेरा विकास होता हो लेकिन मेरे दल का नुकसान होता तो वो काम हम नहीं करेंगे। ऐसा कोई काम हो, इस काम करने से मेरे दल का तो विकास हो लेकिन देश का नुकसान होता हो तो वो काम हम लोग नहीं करेंगे। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये संस्कार में हम लोगों में है, ठीक है। लेकिन वो आए हैं, आप देख लीजिए, आपसे क्या छुपा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति क्या है? पूरी चिंता पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की एकमात्र चिंता है किसी तरह से तेजस्वी जी का एडजस्टमेंट हो जाए, सीमा बन जाए। आप कांग्रेस में चले जाइए, सोनिया जी का एकदम एकमात्र चिंता है कि राहुल गांधी किसी तरह से प्रधानमंत्री बन जाए और सोनिया जी बहुत उदार हो जाए। बड़ी लीडर है, हम नहीं बोलना चाहिए, नहीं, हम मेरा उतना बड़ा कद नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे, बहुत ही उदार हो जाएं तो वो यही चाहेंगे कि नहीं फिर राहुल नहीं सेट हो गए तो प्रियंका जी सेट हो जाए। अपने परिवार से बाहर ये लोग नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को आज लगेगा कि किसी एक सड़क चलते हुए एक आदमी, ईमानदार आदमी से ही देश आगे बढ़ सकता है, देश परम वैभव हो सकता है, एक साधारण सा कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक साधारण सा, आप समझते हैं कि आज हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, एक वार्ड की राजनीति करते थे, एक छोटे से कार्यकर्ता थे और आज वो देश के गृह मंत्री मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी का देख लीजिए जीवन काल, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, एक गरीब घर का बच्चा, आज एक जो पार्टी कार्यालय में झाड़ू लगाने वाला लोग, दरी बिछाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बैठा है, देश का नाम रोशन करा है। पर ये तो पार्टी और संस्कार की चीज़ है। ये कहाँ से रामविलास जी को मिलेगा, ये कहाँ से तेजस्वी जी को मिलेगा? देखिए, धन दौलत शोहरत, धन दौलत, ये सब दूसरे आपके लिए कमा लेंगे, संस्कार तो आपको खुद से अर्जित करना पड़ेगा ना, सोच तो आपको खुद से अर्जित करना, वो इसकी बहुत घोर कमी है, बहुत घोर कमी है। अभी आप सुने थे ललन जी को, क्या काफ़ी खूब इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरजेडी का जो विचारधारा है और जो बीजेपी का विचारधारा है, ये काफ़ी कुछ अलग है। हालांकि बीजेपी की जो विचारधारा है वो संस्कार को लेकर के है और देश के आगे बढ़ाने को लेकर है। वहीं आप आरजेडी की विचारधारा को बात कर ले तो पिछला 15 साल से हर जनता जानती है कि आरजेडी की विचारधारा कैसा है। जिस तरह से सभी लोग ये कहते हैं कि आरजेडी की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है, वहीं आप देख सकते हैं कि इनके तमाम जितने भी परिवार के लोग हैं हर कहीं ना कहीं घोटालों से लिप्त हैं। वहीं तेजस्वी की भी बात कर ले रहे हैं कि अभी फिलहाल में वो दावे करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो कम से कम शासनकाल जो नीतीश जो चला रहे हैं उनसे बढ़िया होगा। हालांकि ये कहने वाली बात नहीं है कि तेजस्वी के ऊपर कितने मामले हैं घोटालों को लेकर के, उनकी माँ के ऊपर, उनके भाई के ऊपर, उनके इवन बहन को लेकर। तो ये तमाम बातें जो है ये अंतर साफ जाहिर करती है कि बीजेपी और आरजेडी में काफ़ी कुछ अंतर है। हालांकि अभी जिस तरह से ललन जी ने बताया कि अभी वर्तमान जो विधायक है यहाँ पे, उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। इवन कुछ दिन पहले जब बाढ़ का समस्या आई थी पीरपैंती में, जो कि एक अहम समस्या है, उसको लेकर भी किसी प्रकार का उन्होंने आगे कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया। तो आने वाले विधानसभा चुनाव ये नतीजा करेगा, यहाँ की जनता ये कोशिश करेगी कि इस बार जो विधायक बन के आए उनके क्षेत्र में वो कुछ अलग कार्य करे। और अभी फिलहाल जो है उनके दावेदारी के पद पे वो ललन जी हैं, क्योंकि पिछले बार महज कुछ वोटों से इनकी हार हुई थी। लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है पिछले बार, क्योंकि जदयू जो थी वो आरजेडी के खेमे के साथ थी, लेकिन इस बार जो है एनडीए काफ़ी मजबूती से लड़ रही है। और नीतीश के चेहरे पर यह साफ तौर से अमित शाह ने बता दिया है कि इस बार नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। तो देखने वाली ये बात होगी कि इस बार चुनाव जो है क्या परिणाम लाता है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तेज मत न्यूज़ भारतवर्ष पर 35।